परीलोक में किसी की शादी की तैयारियां चल रही थी। सारी परियां बहुत खुश थी और वो आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी। अरे वाह, आज तो सोनपरी की शादी है, देखे क्या होता है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि सोनपरी की शादी पता नहीं क्यों हो ही नहीं पाती है। पता नहीं कौन से मुहूर्त में सोनपरी की शादी हो पाएगी। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। यदि सोनपरी के लिए राजकुमार मिल जाता है तो सही दिन नहीं मिल पाता है, और यदि सही दिन मिल जाता है तो सही राजकुमार नहीं मिल पाता है। पर आज जैसे तैसे दोनों चीजें सही हो पाई हैं। और ये कहकर वो शादी की तरफ ध्यान देने लगती है। सोनपरी परीलोक की सबसे सुंदर परी थी, पर उसकी शादी के लिए कोई भी राजकुमार नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसके योग्य कोई भी राजकुमार था ही नहीं। जैसे तैसे उसको राजकुमार मिलता भी था तो उसकी शादी के लिए कोई अच्छा दिन नहीं निकल पाता था। आज दोनों चीज ही बड़ी मुश्किल से हासिल हुई थी। सोनपरी तैयार होकर नीचे आ जाती है। तभी उसकी माँ मालती परी उससे कहती है, अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत सुंदर लग रही है आज। किसी की नजर ना लग जाए मेरी बेटी को। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज सोनपरी बहुत ही सुंदर लग रही है, मानो जैसे पूर्णिमा का चांद हो। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रही हो। आज तो राजकुमार हितेश सोनपरी को देखकर बेहोशी हो जाएंगे। वैसे राजकुमार हितेश कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तभी वहाँ पर राजकुमार हितेश आ जाते हैं और सोनपरी को देखकर उसे देखते ही रह जाते हैं और आहें भरते हुए कहते हैं, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी सुंदर हो। यदि मुझे पता होता तो मैं तो कब का तुमसे शादी कर लेता। ये सुनकर सोनपरी शर्मा जाती है। तभी पंडित उन लोगों को शादी के लिए बुलाता है। वो सभी लोग मंडप में पहुंच जाते हैं और सोनपरी और हितेश बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक मंडप में एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिरता है, जिससे पूरा मंडप टूट जाता है और हितेश और सोनपरी बाल बाल बच जाते हैं। ये देखकर परीलोक के सारी परियां हैरान हो जाती है कि आखिर इतना बड़ा पत्थर यहाँ कहाँ से आ गया। तभी सोनपरी की माँ मालती वहाँ पर आती है और सोनपरी से कहती है, तुम ठीक तो हो ना बेटा? जी हाँ, मैं ठीक हूँ, पर ये पत्थर यहाँ पर कहाँ से आ गया? पता नहीं ये पत्थर कहाँ से आ गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आखिर जब जब तुम्हारी शादी होती है तब तभी कोई मुसीबत क्यों आ जाती है। उस दिन सोनपरी और हितेश की शादी टल जाती है, पर हितेश ने मन बना लिया था वो शादी करेगा तो सोनपरी से ही करेगा और अगले हफ्ते उन लोगों की शादी की तारीख निकाली जाती है। एक दिन सोनपरी बगीचे में बैठी होती है। तभी वहाँ पर हितेश आ जाता है और सोनपरी से कहता है, क्या हुआ, तुम इस तरह उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठे हूँ। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? बस मैं भी यहाँ पर घूमने आया था। मैं भी तुम्हारी तरह एक बात सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो। तुमने कैसे जाना कि मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो। तुम यही सोच रही हो ना कि हमारी शादी क्यों नहीं हुई और तुम्हारी हर होने वाली शादी क्यों टूट जाती है, और इसी बात से मैं भी परेशान हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर मेरी शादी होती क्यों नहीं है। आखिर मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मैं हूँ तो। अब तुम्हारी शादी मेरे साथ ही होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और ये कहकर हितेश सोनपरी को अपने गले से लगा लेता है। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन की बात है, हितेश परीलोक में घूम रहा होता है। तभी वहाँ पर मालती परी आ जाती है और हितेश को अकेला देखकर उससे कहती है, अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और सोनपरी कहाँ है? मुझे नहीं पता कि सोनपरी कहाँ है। मैं तो यहाँ पर अकेला काफी देर से घूम रहा हूँ। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर सोनपरी की शादी क्यों नहीं हो पा रही है? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? ये तो मुझे भी नहीं पता है कि इसके पीछे क्या वजह है, पर कहते हैं यदि पृथ्वीलोक से रुद्राक्ष लाकर हम सोनपरी के गले में डाल दें तो उसकी शादी हो सकती है। फिर उसकी शादी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। क्या आप सही कह रही हैं? तो वो रुद्राक्ष मुझे मिलेगा कहाँ? मैं उस रुद्राक्ष को लाऊंगा, क्योंकि मैं सोनपरी से बहुत प्यार करता हूँ। क्या सच में तुम वो रुद्राक्ष लाओगे? वो रुद्राक्ष हिमालय की घाटी में मिलेगा, वहीं पर वो लगता है, और इसके लिए तुम्हें आज ही पृथ्वीलोक के लिए प्रस्थान करना होगा, क्योंकि आज शाम को ही वो रुद्राक्ष अपने रूप में आ जाएगा। तो फिर ठीक है, मैं अभी पृथ्वीलोक के लिए निकलता हूँ। और ये कहकर हितेश पृथ्वीलोक के लिए निकल जाता है।
पृथ्वीलोक पहुंचने के बाद हितेश हिमालय पर जाता है। वहां पर उसे वो रुद्राक्ष दिखाई दे जाता है। रुद्राक्ष को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने आप से कहता है, अरे वाह, रुद्राक्ष तो मुझे बड़े आराम से मिल गया। अब मैं सोनपरी से शादी कर पाऊंगा। और ये कहकर वो जैसे ही रुद्राक्ष के लिए आगे बढ़ता है, वैसे ही उसके सामने कांटों से भरा जाल आ जाता है, जिसे देखकर हितेश घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। हितेश कांटों के जाल को देखकर अपने आप से कहता है, अरे ये कांटों का जाल कहाँ से आ गया? अब मैं रुद्राक्ष तक कैसे पहुँचूंगा? मैं ये रुद्राक्ष किसी भी हाल में लेकर रहूंगा। और ये कहकर वो इधर उधर देखता है। तभी उसे दिखाई देता है कि उस जाले की रस्सी एक पेड़ से बंधी होती है और वो उस पेड़ के पास जाकर उस रस्सी को खोल देता है, जिससे वो जाल हट जाता है और हितेश आराम से रुद्राक्ष के पास पहुंच जाता है और रुद्राक्ष को पेड़ से तोड़ लेता है और इसके बाद वो परीलोक के लिए निकल जाता है। वहीं परीलोक में सोनपरी काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है। तब उसको पता लगता है कि हितेश पृथ्वीलोक पर गया है। वो अपनी माँ मालती परी से कहती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? यदि आप मुझे बता देती तो मैं हितेश को वहाँ पर नहीं जाने देती। आपको पता होना चाहिए उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। अभी वो ये सब बातें अपनी माँ से कह ही रही होती है, तभी उसे हितेश आता हुआ दिखाई देता है और हितेश को देखकर सोनपरी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और हितेश के पास जाकर उससे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? तुम मुझे बिना बताए क्यों चले गए थे? तभी हितेश सोनपरी को रुद्राक्ष दिखाता है और फिर वो उसके गले में उस रुद्राक्ष को बांध देता है और सोनपरी से कहता है, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। ये सुनकर सोनपरी हितेश के गले लग जाती है और फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से होती है और इस बार सोनपरी की शादी में कोई भी रुकावट नहीं आती है और सोनपरी और हितेश बहुत ही खुश होते हैं। साथ ही अब मालती परी भी बहुत खुश थी कि अब उसकी बेटी सोनपरी की शादी हो गई है। कानपुर के किसी गांव में ईशिता और उसकी छोटी बहन जिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाची नीलम की खुद की भी एक बेटी प्रियांशी थी। ईशिता और जिया के मम्मी पापा की मौत एक बहुत बड़े रोड एक्सीडेंट में हो जाती है। इसलिए उस दिन के बाद से ईशिता अपनी बहन के साथ अपने चाचा चाची के घर में ही रहती थी। नीलम और उसकी बेटी प्रियांशी दोनों मिलकर ईशिता और जिया पर बहुत अत्याचार करती थी। ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है। एक दिन ईशिता को बहुत बुखार हो जाता है। तब नीलम वहाँ आती है और कहती है, अरे ऐसी क्या बात हो गई जो दोनों बहनें सुबह से आराम कर रही है? घर का काम कौन करेगा? चाची जी, ईशिता दीदी को बहुत तेज बुखार है, इसलिए दीदी आज कोई काम नहीं कर पाएगी। चुप कर, मुझे पता है ये सब काम ना करने के बहाने हैं। चुपचाप दोनों काम करने चली जाओ, वरना मैं तुम दोनों को घर से धक्के मारकर निकाल दूंगी। आप हमसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हो चाची? चुप कर और जाकर बर्तन और कपड़े धो। इतना कहकर नीलम वहाँ से चली जाती है। ईशिता जिया से कहती है, जिया, चाची जी और उनकी बेटी बहुत घमंडी है, इसलिए उनसे कभी भी अच्छाई की उम्मीद मत करना। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। इतना कहकर जिया कपड़े और बर्तन धोने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीलम अपनी बेटी के साथ बैठकर शॉपिंग की बातें कर रही होती है। प्रियांशी अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मैंने इंस्टाग्राम पर एक बहुत अच्छे ब्रांड की मेकअप किट देखी है, मुझे वो खरीदना है। मैंने देखा उस मेकअप किट पर बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कल ही वो वाली मेकअप किट लेकर आ जाऊंगी। इसके बाद दोनों माँ बेटी जाकर खाना खाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। अगले दिन नीलम प्रियांशी के लिए ब्रांडेड मेकअप किट लेकर आ जाती हैं। अपनी पसंद की मेकअप किट देखकर प्रियांशी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी वहाँ जिया आ जाती हैं और बोलती हैं, अरे वाह, ये मेकअप किट तो कितना अच्छा है। मैं भी कभी यही वाली मेकअप किट जरूर खरीदूंगी।
वैसे तो तू इतनी बदसूरत है कि तुझे सच में मेकअप किट यूज करने की सख्त जरूरत है, लेकिन तेरे पास पैसे हैं भी ऐसी ब्रांडेड मेकअप किट खरीदने के लिए। उसके बाद दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। प्रियांशी की बातें जिया के दिल पर लग जाती हैं और वो बहुत दुखी हो जाती है। उदास होकर जिया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन प्रियांशी अपने दोस्त के साथ बाहर तैयार होकर घूमने जा रही थी। तभी प्रियांशी अपने दोस्त से कहती है, अनन्या, मैं अपनी ब्रांडेड मेकअप किट लेकर चलती हूँ, वहाँ सबको दिखाऊंगी। मुझे पता है इतनी महंगी और सुंदर मेकअप किट किसी के पास नहीं होगी। हाँ हाँ ले ले। उसके बाद प्रियांशी अपनी मेकअप किट को ले लेती है और अपनी सहेली के साथ बाहर घूमने जाती है। थोड़ी देर बाद चलते चलते अचानक प्रियांशी गिर जाती है और उसकी मेकअप किट टूट जाती है। मेकअप किट के टूट जाने के बाद प्रियांशी बहुत डर जाती है और बोलती है, अनन्या, देख मैं कैसे गिर गई और मेरी इतनी महंगी ब्रांडेड मेकअप किट टूट गई। ये मेरे साथ क्या हो गया? अरे अरे, तू परेशान मत हो, तू इतनी अमीर है, फिर से ले लियो। इतना कहकर अनन्या प्रियांशी को तसल्ली देने लगती है। बहुत देर तक समझाने के बाद भी प्रियांशी नहीं समझती और रोने लगती है। मेकअप किट टूट जाने की वजह से प्रियांशी लगातार रोती है। अगर मम्मी को पता चला कि मैंने इतनी महंगी मेकअप किट तोड़ दी है तो वो मुझे बहुत डांट लगाएंगी। अरे यार, तू चिंता मत कर, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। मैं जैसे जैसे बोलूँगी तू बिल्कुल वैसा वैसा ही करियो। कैसा आइडिया? जल्दी जल्दी बता, मुझे बहुत डर लग रहा है। तू सारा इल्जाम जिया पर डाल दे कि उसी ने तेरी मेकअप किट चुराई है। लेकिन मेरी मेकअप किट चोरी नहीं हुई है, बल्कि टूट गई है। अरे तो तेरी मम्मी को कौन बताएगा कि मेकअप किट टूट गई है? तू बोल दियो कि जिया ने चुरा ली है। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। उसके बाद प्रियांशी अनन्या के साथ उसके घर जाती है। दोनों नीलम के पास जाती हैं और प्रियांशी बोलती है, मम्मी मम्मी, जिया ने मेरी मेकअप किट चुराई है क्योंकि बहुत देर से मुझे मेरी मेकअप किट नहीं मिल रही। हाँ आंटी, मैंने जिया को देखा है मेकअप किट चुराते हुए। दोनों की बात सुनकर नीलम को जिया पर बहुत गुस्सा आता है। नीलम जिया के पास जाती है और उसे एक थप्पड़ मारने के बाद बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की ब्रांडेड मेकअप किट चुराने की? पहले दिन से तेरी नजर मेरी बेटी की मेकअप किट पर थी ना? चल मेरी बेटी की मेकअप किट निकाल। नहीं नहीं चाची, मैंने कोई मेकअप किट नहीं चुराई है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। इतना कहकर जिया रोते हुए घर से निकल जाती है। रोते रोते जिया दूसरे गांव के एक घने जंगल में पहुंच जाती है और नदी के किनारे बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक नदी में से एक आवाज आती है, तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो और तुम इस घने जंगल में कैसे पहुँची? यहाँ तो कोई आम इंसान आ ही नहीं पाता है। अरे नदी, तुम बोल भी सकती हो क्या? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई नदी हूँ। मैं हर अच्छे और सच्चे लोगों की मदद करती हूँ। अच्छा, अब जल्दी से तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। मेरी चाची और प्रियांशी मेरे और मेरी बहन के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। वो सारा दिन हमसे घर का काम करवाती रहती है और अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो बहुत मारती है। आज तो उन्होंने मेरे ऊपर मेकअप किट के चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। मेरी बड़ी बहन बहुत भोली भाली है, इसलिए वो चाची को कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। जिया की बात सुनकर नदी में से आवाज आती है, बेटी, उन दोनों माँ बेटी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं उन दोनों को सजा नहीं दे सकती हूँ। तुम्हारे साथ गलत हुआ है, इसलिए सजा भी तुम ही दोगी। मैं बस तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इतना कहकर वो नदी वहाँ दो जादुई सोने और चांदी की मेकअप किट प्रकट करती है। जादुई सोने और चांदी की मेकअप किट को देखकर जिया हक्की बक्की रह जाती है। वो नदी जिया से कहती है, बेटी, इनमें से तुम्हें कोई एक मेकअप किट ही मिल सकता है।
इन दोनों जादुई सोने और चांदी के मेकअप किट में अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं। तुम्हारे कर्मों के हिसाब से कोई एक मेकअप किट तुम्हारे पास आ जाएगा और दूसरा गायब हो जाएगा। चलो अब तुम अपनी आंखें बंद कर लो। नदी की बात सुनकर जिया अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही जिया आंखें बंद करती है, अचानक चांदी का मेकअप किट गायब हो जाती है और सोने की मेकअप किट वही रहती है। जिसके बाद नदी में से फिर से आवाज आती है, तुम दिल से बहुत अच्छी और ईमानदार हो, इसलिए तुम्हें ये अच्छाई वाली सोने की मेकअप किट मिली है। आज से ये जादुई सोने की मेकअप किट तुम्हारी हुई और ये जादुई मेकअप किट तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगी। नदी की बात सुनकर जिया बहुत खुश होती है और बोलती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। उसके बाद जिया सोने के जादुई मेकअप किट का इस्तेमाल करती हैं। जादुई मेकअप किट का मेकअप लगाते ही जिया बहुत गोरी और खूबसूरत हो जाती हैं। थोड़ी ही देर बाद जिया जादुई सोने की मेकअप किट से एक बड़ा सा घर मांगती है। उसके बाद वहाँ जिया के लिए एक बड़ा सा घर प्रकट हो जाता है। फिर जिया अपने चाचे के घर वापस आती है और अपनी बड़ी बहन ईशिता को सारी बातें बताती हैं। जिया अपनी बहन को लेकर अपने घर में आ जाती है और वहीं रहने लगती है। थोड़े ही समय में जिया और ईशिता बहुत अमीर हो जाती हैं। एक दिन दोनों बहनें मिलकर गरीब लोगों में खाना बांट रही होती हैं। तभी नीलम और प्रियांशी वहाँ से गुजर रही होती हैं। दोनों बहनों को इस तरह गरीब लोगों की मदद करते हुए देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती हैं और उनसे जलने लगती हैं। अरे मम्मी देखो, ये तो इशिता और जिया है। देखो देखो, जिया तो इतनी बदसूरत थी लेकिन अब कितनी खूबसूरत हो गई है। ये सब कैसे हुआ, चलो पता लगाते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी जिया और इशिता के पीछे पीछे उनके घर में चली जाती हैं। दोनों माँ बेटी जिया को सोने की मेकअप किट से पैसे मांगते हुए देख लेती हैं। उसके बाद दोनों लालची माँ बेटी सोने का मेकअप किट चुराने का फैसला करती हैं। जैसे ही दोनों माँ बेटी सोने का मेकअप किट छूती हैं, वो दोनों काली और गंजी हो जाती हैं। प्रियांशी रोते हुए अपनी मम्मी से कहती हैं, मम्मी, इस सोने के मेकअप किट को छूते ही ये हम दोनों के साथ क्या हो गया। इससे अच्छा होता कि हम यहाँ आते ही नहीं। हम दोनों ने दोनों बहनों पर इतना अत्याचार किया है, ये उसी की सजा मिल रही है हमें। दोनों माँ बेटे को अपनी गलती पर पछतावा हो गया था, लेकिन अब वो जिंदगी भर के लिए काले, बदसूरत और गंजे हो गए थे। रोते हुए दोनों माँ बेटी अपने घर वापस चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ ईशिता और जिया खुशी खुशी रहने लगती हैं।